टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण आवृत्ति हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हमने सारे टॉपिक्स को आपके कवर कर लिया है। अब जब टीचिंग की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं तो अब एक आखिरी प्रक्रिया जो कि उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, जान लेना भी ज़रूरी है। मूल्यांकन क्या होता है, हाँ, और मूल्यांकन की विधियां क्या हैं, इस विषय में हम आज की क्लास लेंगे। पूरी शिक्षण प्रक्रिया का ये एक अभिन्न हिस्सा होता है। शिक्षण प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाती है जब उसका मूल्यांकन हो जाए। यानी जब आप कहीं पढ़ रहे होते हैं या कहीं पढ़ा रहे होते हैं तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो समाप्त तब होती है जब आप मूल्यांकन करके एक प्रमाण पत्र दे दें बच्चे को, या फिर आप एक प्रमाण पत्र ले लें, फिर आपकी जो शिक्षण है वो पूरी होती है। जैसे आप हाई स्कूल पास करते हैं, ग्रेजुएशन होते हैं, डिग्रियां मिलती हैं, पीजी के बाद आपको मार्कशीट, यानी कोई भी शिक्षण प्रक्रिया जो आप शुरू होती है वो समाप्त कहाँ होती है? परीक्षा से। परीक्षा का मतलब वही होता है मूल्यांकन, यानी जानना आपके बारे में कि आपने कितना सीखा और कैसे क्या सीखा, यही सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं। तो मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो है निर्णय प्रदान करना या जांच करना या परीक्षा। निर्णय प्रदान करना, निर्णय कौन प्रदान करेगा? जो प्रबंधक होगा, जो टीचर होगा आपका, जो आपको टीचिंग करा रहा है, वही तो फाइनल में ये कहेगा कि अब आपकी शिक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई। पहले गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो कहते थे कि अब सभी छात्रों की या विद्यार्थियों या शिष्यों की शिक्षा पूर्ण होती है, अब वो अपने घर वापस जा सकते हैं। तो ऐसे कि अब आप स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो फिर आपकी भी शिक्षा की एक अवधि होती है और उस अवधि के बाद आपकी परीक्षा ली जाती है और फिर आपको एक प्रमाण पत्र देके भेज दिया जाता है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं, आपकी शिक्षा इस स्तर तक पूरी हो गई। यानी पढ़ाई के बाद में जो परीक्षा होती है वो है मूल्यांकन की प्रक्रिया, और उसके बाद में जो आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है वो निर्धारित करता है कि आपकी शिक्षा इस विषय वस्तु में इतने समय काल में पूर्ण हुई है। ठीक है, तो मूल्यांकन ये शिक्षण प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, इवैल्यूएशन ये है क्या? तो इसका अर्थ जैसा मैंने अभी बताया कि निर्णय प्रदान करना, जांच या फिर परीक्षा। निर्णय प्रदान करना ये कहाँ होता है? ये पहले के ज़माने में जब गुरु और शिष्य वाली परंपरा थी और गुरुकुल में जब जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वहाँ पे कोई एडमिशन नहीं होता था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते थे। जो गुरु होता था अंतिम रूप से वो क्या करते थे? वो अनाउंसमेंट करते थे या निर्णय देते थे कि आपकी शिक्षा पूर्ण हुई, यही पर्याप्त है। कोई एविडेंस या कोई प्रमाण पत्र आपको नहीं दिया जाता था पहले के समय में। ठीक है, जांच या फिर आपको जांच किया जाए आपका किस विषय में, जो जिस विषय वस्तु में आपने शिक्षा ग्रहण की है उस विषय वस्तु से संबंधित आपसे बातचीत किया जाए, आपकी जांच परख हो, और अगर आप उसमें खरे उतरते हैं तो इसका मतलब आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। या फिर परीक्षा ली जाए आपकी, इसके माध्यम से भी हम ये डिसीजन देते हैं फाइनली कि आप हो गए हैं, आपका मूल्यांकन हो रहा है और इसके बाद में आप शिक्षा पूर्ण का एक प्रमाण पत्र, चाहे मौखिक मिले, लिखित मिले, जैसा भी हो आपको दिया जाएगा। तो शिक्षा का जो अर्थ होता है यही होता है, ये मूल्यांकन का जो अर्थ है ये मूल्यांकन का अर्थ है। आप ध्यान में रखिएगा इसे। ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ होता है। मूल्यांकन है क्या? इसकी अपनी क्या विशेषताएं हैं? मूल्यांकन की अपनी क्या विशेषताएं हैं? जैसे ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए, अब ये प्रक्रिया हमेशा चलती है। क्लास में भी जब टीचर, जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं या उस शिक्षा ग्रहण के लिए, उस पाठ्यक्रम को सीखने के लिए आप जिस भी समय एनरोल होते हैं उसी समय से आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है, मूल्यांकन शुरू हो जाता है। पहले मूल्यांकन होता है आपका, आपकी परीक्षा होती है इसलिए कि आप किस लेवल पे हैं अभी और कहाँ से हमें सिखाना शुरू करना है। इसके बाद में फिर 2-4 दिन, 10 दिन, महीने भर क्लास चलती है। उसके बाद फिर से आपकी परीक्षा ली जाती है कि अब आप कहाँ पहुँचे हैं। 6 महीने बाद फिर आपकी परीक्षा होती है और फिर देखा जाता है कि आप किस स्तर पे हैं, और फिर एनुअल एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं आपके सालाना के, जिसमें भी आपको जज किया जाता है कि आप कहाँ तक अभी पहुँचे हैं और कितना अभी आपको और सीखना है इस पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु को। ठीक है, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा से चलती आई है और बिना मूल्यांकन के आपको ये साबित ही नहीं हो सकता कि अब आप सीख चुके हैं।
ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान रहे कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। भाई इसके बगैर ये वही आखिरी पड़ाव है जब आप अंतिम रूप से सारी चीज़ें पढ़ लिख करके और आप प्रिपेयर होकर के बैठते हैं एग्जाम हॉल में, और इसको पास करने के बाद आप उस कोर्स या फिर उस पाठ्यक्रम से बाहर होते हैं। ठीक है, ये शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करता है, शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करता है, शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करता है। यानी जो आपकी शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को एक लिमिट देता है, ये एक सीमाएं देता है। जैसे कि आप ग्रेजुएशन में हैं तो एक निश्चित पाठ्यक्रम दिया गया आपका, अब उस पाठ्यक्रम के बाद में आपकी परीक्षा ली जाएगी, मूल्यांकन होगा, और आप अगर उस पाठ्यक्रम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप सही से जवाब देते हैं, फिर आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। यानी ये अंतिम सीमा निर्धारित करता है। अब इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं चलनी है, परीक्षा के बाद कोई क्लास नहीं चलनी है। आपका जो फाइनल एग्जाम होता है उसके बाद में फिर आपको डिग्री ही दी जाती है। ठीक है, ये मूल्यांकन ही है जो छात्रों के प्रगति के स्तर का अनुमान लगाने में क्या करता है, शिक्षक की सहायता करता है। ये छात्रों की प्रगति का अनुमान लगाने में शिक्षक की सहायता करता है। भाई आप जब आए थे, जब आपने एडमिशन लिया था, तब आप किस स्तर पे थे, और आज आप जा रहे हैं तो अब आप किस स्तर पे हैं। ये जानने में अब अगर एक शिक्षक परीक्षा नहीं लेगा, मूल्यांकन आपका नहीं करेगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि आप हमारे पास जब आए थे तब, और जब हमारे पास से आप जा रहे हैं तब आपकी स्थिति क्या है। तो ये शिक्षक की मदद करता है मूल्यांकन, ये जानने में कि क्या जो विद्यार्थी हमारे पास आया था जो उद्देश्य लेकर के, क्या वो सीख के जा रहा है या फिर ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी ने मूल्यांकन के संदर्भ में कहा था कि विद्यार्थी का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए, शिक्षक द्वारा हो। ठीक है, महात्मा गांधी का कथन है ये कि विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा होना चाहिए, यानी अध्यापक द्वारा होना चाहिए। एडम्स महोदय ने भी मूल्यांकन के संदर्भ में कुछ बातें कही, जैसे कि किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण एडम्स के अनुसार किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही क्या है, मूल्यांकन है। महत्व के निर्धारण ही मूल्यांकन है। ठीक है, ऐसा एडम्स जी ने कहा था कि कोई भी वस्तु है उसके इम्पोर्टेंस को आप कैसे समझेंगे, कैसे निर्धारित करेंगे, जब तक कि उसका क्या किया जाए, मूल्यांकन न किया जाए, उसका वैल्यूएशन न किया जाए, तभी तो आप समझ पाएंगे कि उस वस्तु या उस प्रक्रिया का महत्व क्या है। यानी आप शैक्षिक रूप से आप पढ़ाई करके आप निकल रहे हैं, आपका मूल्यांकन हो रहा है, तो फिर वो शैक्षिक प्रक्रिया जो है उसके गुणों को, उसके महत्व को जाना जा रहा है। तो ये मूल्यांकन की कुछ बातें हैं जो महात्मा गांधी, कोठारी आयोग और एडम्स जी के अनुसार मूल्यांकन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मूल्यांकन के पहलू हैं या प्रकार कह सकते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो होता है कि परंपरागत रूप से मूल्यांकन, और एक होता है आधुनिक मूल्यांकन। तो परंपरागत मूल्यांकन क्या है और जो आधुनिक मूल्यांकन है उसमें अंतर क्या है। ठीक है, परंपरागत मूल्यांकन और आधुनिक मूल्यांकन। इसके जो प्रतिपादक हैं या जनक जे.एस. राइस हैं, जे.एस. राइस। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है,
इसमें होता क्या है, विद्यार्थी के जो शैक्षणिक पक्ष है, शैक्षणिक पक्ष का मतलब पाठ्यक्रम, परंपरागत मूल्यांकन में विद्यार्थी के जो पाठ्यक्रम है, यानी जो उसने शिक्षा ग्रहण किया है जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट में, उसका मूल्यांकन होता है। ठीक है, यानी शैक्षणिक पक्ष का मूल्यांकन इसमें शामिल होता है। विद्यार्थी के शैक्षणिक पक्ष का मूल्यांकन, ये होता है परंपरागत मूल्यांकन। यानी इसमें हमें कुछ नहीं देखना, बस ये देखना कि जो मैंने पढ़ाया कि आप उसमें कुछ बेहतर कर पाते हैं कि नहीं, यानी आपके सब्जेक्ट की जो परीक्षा ली जाए बस उतना ही, ये होता है परंपरागत मूल्यांकन। लेकिन आधुनिक मूल्यांकन इससे थोड़ा सा हटके है। आधुनिक मूल्यांकन जो इसके जनक हैं B.S. ब्लूम, ये भी नाम आप ध्यान में रखिएगा, B.S. ब्लूम। ये नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आधुनिक मूल्यांकन के जनक कौन है, ठीक है, या परंपरागत मूल्यांकन के जनक कौन है, तो ये नाम आ सकता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, इनको याद करके रखिएगा। आधुनिक मूल्यांकन में क्या करते हैं, ये जो शैक्षणिक पक्ष है, शैक्षणिक पक्ष के साथ साथ इसमें एक चीज़ और जोड़ देते हैं, शैक्षणिक पक्ष प्लस उसका जो बौद्धिक विकास है उसका भी मूल्यांकन करते हैं। बौद्धिक विकास का मूल्यांकन, जैसे भाई सब्जेक्ट का तो मूल्यांकन हो गया, लेकिन क्या वो स्कूल या कॉलेज में सिर्फ विषय पढ़ने गए थे? अभी पिछली क्लासेस में मैंने बताया कि शिक्षण का उद्देश्य ही होता है हर तरीके का विकास करना, बौद्धिक विकास करना, नैतिक विकास करना, कौशल डेवलप करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो हम विषय वस्तु का तो परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो जज करना है कि जब हमारे यहाँ से बच्चा जा रहा है अब, तो क्या उसके अंदर बौद्धिक विकास हुआ है, मानसिक रूप से उसके विचार बदले हैं, क्या उसके विचारों में उत्तमता आई है, क्या उसके व्यवहार में बदलाव आया है, उसकी बातचीत के ढंग, उसके जीने के तौर तरीके, रहन सहन उसका, हाँ, उसका नेचर, नैतिकता, क्या इन सब में भी बदलाव आया है, या फिर जैसा आया था बस विषय का ज्ञान लेके वैसे ही जा रहा है। तो जब इसका भी मूल्यांकन हम करते हैं तो वो आधुनिक मूल्यांकन कहलाता है। यानी इसमें विषय की भी जानकारी हम लेंगे, मूल्यांकन करेंगे, और बौद्धिक विकास का भी मूल्यांकन शामिल होता है। ठीक है, ये होता है। अब आधुनिक मूल्यांकन में क्या होता है, यही सारी चीज़ें, शिक्षार्थी शैक्षणिक योग्यता का भी जज किया जाता है, बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास जो है, इन सब का भी मूल्यांकन इसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि मूल्यांकन की विशेषता क्या है। ये तो हो गए कि मूल्यांकन क्या है, परंपरागत मूल्यांकन क्या है और आधुनिक मूल्यांकन क्या है। बात आती है कि जो मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन, इसकी विशेषता क्या है, इसमें कौन से गुण होते हैं। तो मूल्यांकन की विशेषता, तो पहला गुण जो इसका है वो है व्यापकता। ठीक है, क्या है, व्यापकता, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ठीक है, ये जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, इसमें क्या होता है, तो ये विद्यार्थियों के विकास का जो सभी पहलू होते हैं, जितने भी पहलू हैं, उन सब का आकलन किया जाता है। अब विद्यार्थियों में विकास के कौन से पहलू हो सकते हैं, एक तो विषय वस्तु है ही, उसको तो आप रखेंगे, साथ में उसके डेवलपमेंट में उसका मानसिक विकास, उसका व्यवहारिक विकास, उसकी सोच में क्या विकास हुआ है, उसकी समझ, उसका आचरण, व्यवहार, इन सब का भी हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इसलिए इसकी व्यापकता, व्यापकता का मतलब कि बहुत बड़ा है। मूल्यांकन की विशेषता होती है कि इसका जो दायरा है वो क्या है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसके तहत हम क्या करते हैं, विकास के सभी पहलुओं को हम देखते हैं, विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, जैसे आचरण, व्यवहार, बातचीत, रहन सहन, नैतिकता, इन सब में भी हम इम्प्रूवमेंट को क्या करते हैं, जज करते हैं, उन सब का भी मूल्यांकन
किया जाता है। यानी जो उपलब्धि है उसकी किसकी है, विषय की उपलब्धि है। भाई सर्टिफिकेट उसको किसका दिया जा रहा है, सब्जेक्ट का, लेकिन हम मूल्यांकन उसके और भी गुणों का करते हैं। तो पहली विशेषता तो मूल्यांकन की यही है कि ये बहुत व्यापक होता है, मूल्यांकन बहुत व्यापक होता है। दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें निरंतरता पाई जाती है। क्या है, निरंतरता, कंटिन्यूटी होती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया मैंने पहले ही बताया कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये दो विशेषता क्या है, मूल्यांकन की दो विशेषताएं हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है, ये लगातार चलती रहती है, हर क्षण आपका मूल्यांकन होता रहता है। ठीक है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं? भाई मूल्यांकन अगर हो रहा है तो कोई लाभ तो होगा इसका। मूल्यांकन के लाभ, तो पहला लाभ क्या है, छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों का आकलन करना। छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों का आकलन करना। इससे पता चलता है कि छात्र किस जगह पे, किस विषय में या किस विषय वस्तु में, पाठ्यक्रम में कहाँ पे वो कमज़ोर है और कहाँ पे वो स्ट्रांग है। अब मान लीजिए कि आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाई कर रहे हैं, पता लगा आप एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं तो उसमें आप 80% मार्क्स लेकर आए, दूसरे सब्जेक्ट में आप 30% लेकर आए। इससे पता चल गया ना कि आप इस विषय में बहुत अच्छी समझ रखते हैं लेकिन दूसरे विषय में आप कमज़ोर हैं। तो ये भी मालूम चल जाता है कि आप किस विषय में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, किस में आप कमज़ोर हैं। और अगर मूल्यांकन होता है तो छात्रों को और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, छात्रों को और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। ये कैसे? आइए, अगर आपको पता चल जाए कि कल आपका टेस्ट है तो फिर आज आप मेहनत करके आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी आपको एक अलग ही जज्बा होगा कि नहीं कल टेस्ट होगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। इसके लिए आप मेहनत करोगे और अधिक प्रयास करोगे। अगर इस बार कम रैंक आया है तो अगली बार अधिक रैंक आनी चाहिए, इसके लिए आप प्रयास करोगे। तो इससे छात्रों में और अधिक काम करने की क्या होती है, इच्छा बनती है, प्रेरणा मिलती है। ठीक है, इससे और क्या होता है, मूल्यांकन करने से जो पाठ्यक्रम होता है उसका पुनरीक्षण किया जाता है। पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण, पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण, इसका मतलब ये है कि जब आप मूल्यांकन होता है तो उस समय आपके पूरे पाठ्यक्रम को एक बार फिर से क्या किया जाता है, खंगाला जाता है प्रश्न बनाने के लिए, और आप भी प्रश्नों का जवाब देने के लिए पूरे सिलेबस को एक बार फिर से आप रिपीट करते हैं, यानी बार बार आप उसको देखते हैं। तो ये होता है फायदा, लाभ मूल्यांकन के। इससे क्या होता है, अगला लाभ ये है कि सिलेक्शन कहीं पे लेना है, नियुक्ति करना है, पदोन्नति करना है, इन सब जगहों पे क्या होता है, मूल्यांकन से बड़ा लाभ होता है। इससे आपकी योग्यता पता चलती है विषय वस्तु में, तो उसी हिसाब से आपकी प्रमोशन, डिमोशन या फिर चयन, सिलेक्शन, ये सारी प्रक्रिया होती है। किसी भी सर्विस के लिए आप देखेंगे पहले एग्जाम कराया जाता है और मूल्यांकन करके ही तो आपको सिलेक्ट किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है, फिर आप जिस हिसाब से नंबर लेकर आते हैं उस हिसाब से आपको पोस्ट दी जाती है। ये आसान हो जाता है ये प्रक्रिया। ठीक है, अगली बात कि माता पिता जो आपके हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो वो रिजल्ट ही उनको बताता है कि मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। तो उनको भी आपकी प्रगति और आपके जितना भी आपने इम्प्रूव किया है उसके बारे में आपके घर वालों को भी अपडेट मिलता रहता है। ये लाभ होता है मूल्यांकन से। मूल्यांकन तकनीक का वर्गीकरण, तो मूल्यांकन की जो तकनीकी है इसका वर्गीकरण हम 2-3 तरीकों से करते हैं। एक तो होता है परिमाणात्मक मूल्यांकन विधि, एक होती है परिमाणात्मक मूल्यांकन विधि। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड मूल्यांकन की। इसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव, इसमें हम
2-3 परीक्षाएं लिया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जैसे लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा। ये सब परीक्षाएं किसकी विधि हैं? ये इसी के परिमाणात्मक मूल्यांकन है, यानी आपके परिणामों को देखा जाता है जो आपने पढ़ाई किया है, और अब आप लिखें, सवालों का जवाब दें। इससे पता चलेगा कि आप कितना पढ़े हैं और कितना पढ़ने की अभी आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें 3 तरह की होती है। एक तो होती है लिखित परीक्षा, एक होती है मौखिक परीक्षा, और एक होता है व्यवहारिक परीक्षा। ठीक, लिखित परीक्षा में क्या होता है कि प्रश्न के निर्देश अनुसार उत्तर लिखे जाते हैं। जैसे आप मेंस एग्जाम कहीं भी लिखे होंगे तो ऊपर ही नोट करके लिखा रहता है निर्देश कुछ, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। लिखा रहता है कि प्रत्येक खंड से 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस इतने शब्दों में होने चाहिए। इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होता है उसका। ठीक है, और जो मौखिक परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा में देखा जाता है कि आपका जो उच्चारण है, पढ़ने और उच्चारण की क्षमता यानी बोलने की क्षमता है, वो कितना डेवलप हुई है। बोलने की जो आपकी क्षमताएं हैं उसमें कितना विकास हुआ है, इसको जानने के लिए मौखिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो व्यवहारिक परीक्षा है ये प्रयोगात्मक होती है। जैसे एग्रीकल्चर में है, आप प्रयोग करके दिखाएं। संगीत है, कला है, कला में भी आप चित्र बनाएं, संगीत में आप संगीत के पहलुओं को गाकर सुनाएं। इस तरह की चीज़ें, डांस क्लासेस हैं, तो वहाँ पे आपको करके दिखाना होता है, वो होती है व्यवहारिक परीक्षा। ठीक है, परीक्षा की जो दूसरी विधि है वो गुणात्मक विधि है। दूसरी विधि जो है वो क्या है? गुणात्मक या गुणात्मक मूल्यांकन तकनीकी, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड या टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, इसमें 3-4 विधियां हैं। ठीक है, जैसे अवलोकन और साक्षात्कार है, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। इसमें अनेक परिस्थितियों में बच्चों को रखा जाता है और फिर एब्जॉर्ब किया जाता है, नोटिस किया जाता है कि अब ये क्या करने वाला है। इस तरह की परीक्षाएं जो होती हैं, इसमें पहली विधि क्या है? अवलोकन और साक्षात्कार। इंटरव्यू के दौरान भी आपको नोटिस किया जाता है कि कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो बड़े अटपटे हों या परिस्थिति जन्य हो। कह दिया गया कि आप मान लीजिए कि आप नगर निगम में ऑफिसर हैं और शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि स्वच्छता की समस्या, कूड़ा के निपटान की समस्या है। तो इन समस्याओं से आप कैसे निपटेंगे? तो ये केस हो गया। अब वहाँ पे अब एक परिस्थिति बन गई कि आप एक अधिकारी हैं और आपके सामने एक समस्या है कि कूड़े के निपटान की, कि शहर से जो कचरा निकल रहा है उसके हम कहाँ पे उसका निस्तारण करें, कहाँ पे उसको डंप किया जाए और कैसे किया जाए। जैसे ही आप जवाब देंगे कि शहर से बाहर उसको डंप करेंगे, तुरंत सवाल सामने से आएगा क्या शहर के बाहर कैसे कर देंगे आप? भाई वहाँ पे भी तो लोग हैं, वहाँ पे खेती की अच्छी ज़मीनें हैं। तो फिर अब आपको सोच समझ करके जवाब देना होगा कि हम उसको किस जगह पे डंप करेंगे। ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने रखी जा सकती हैं इंटरव्यू में, और फिर आपकी हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है अवलोकन। अवलोकन का मतलब ऑब्जर्व, और साक्षात्कार का अर्थ हुआ इंटरव्यू। ठीक है, दूसरा होता है चेकलिस्ट। क्या है? जांच सूची या चेकलिस्ट। इसमें क्या होता है, जो छात्र होते हैं इनके व्यवहार की जो प्रवृत्तियां होती हैं उनके प्रमाण इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे स्कूलों में देखा होगा, और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने फेस भी किया हो। आपको पता नहीं होता है, अचानक आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके गार्जियन के पास स्कूल से पहुंच जाती है, और उसमें एक लाइन से लिखा होता है कि फला तारीख में आपने ये काम किया है। वो काम क्या था? पानी पीने गए थे और रास्ते में पैर मारते हुए, धूल उड़ाते हुए आ रहे थे, किसी को पत्थर लग गया। या फिर उसमें नोटिस किया हुआ, लिखा हुआ है कि आपने किसी की टिफिन उठाकर फेंक दी, या किसी से आपने लड़ाई किया है, या कोई सामान तोड़ा है। इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं।
तो इसके आधार पे भी आपको जज किया जाता है कि इसमें शरारतें कुछ ज़्यादा ही हैं, इसको कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपकी जो प्रवृत्तियां हैं, खासतौर पे आपके व्यवहार कैसा है, आक्रामक व्यवहार है, आप तुरंत लड़ जा रहे हो लोगों से, ये नोटिस किया जाता है स्कूलों में। और फिर उसकी एक लिस्ट बनती है और उसी लिस्ट के आधार पे आप तय किया जाता है कि आपके व्यवहारों में कितना बदलाव आया है। ठीक है, एक होता है रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल वही है कि आपको आपकी आदतें, व्यवहार, आपकी बातचीत, आपकी मेहनत, इन सब के आधार पे एक रैंकिंग दी जाती है। जो बहुत अच्छा करता है उसे टॉपर्स बना दिया गया, जो उससे कम है सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। ये भी क्या है, ये भी मूल्यांकन है एक तरीके का, कि आपकी योग्यता अनुसार आपका जो प्रदर्शन है उसके अनुसार आपको रैंकिंग दी गई है। एक होता है संचित रिकॉर्ड। संचित रिकॉर्ड, इसमें जैसे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डायरी वगैरह लिखते हैं, तो उसमें वो अपनी कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जिससे कि उनका मूल नेचर पता चल जाता है। ठीक है, तो उन सब से डायरी हो गई या और भी चीज़ें हैं जो स्कूल में भी समय समय पे आपसे लिखवाई जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो रिकॉर्ड के तौर पे रखी जा सकें। जैसे किसी दिन अध्यापक ने आपसे किसी मुद्दे पर एक निबंध लिखने के लिए दे दिया, वो रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। जब कभी भी समय आया कि मूल्यांकन करना है तो फिर उस निबंध को उठा के देखा गया कि इस व्यक्ति ने इसका किसी छात्र ने उसका क्या आंसर लिखा है निबंध में। मान लीजिए कि महिला सुरक्षा पे आपको निबंध लिखने के लिए दिया गया और फिर अब वो दिखाता है कि अब महिलाओं के प्रति आपकी थिंकिंग क्या है, काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि महिला सुरक्षा पे आप किस तरह का निबंध लिखेंगे। तो ये निबंध आपका स्कूल में रखा रहेगा, जब भी समय आएगा तो उस निबंध को स्टडी किया जाएगा और उसमें आपके विचार दिखाई देंगे, आपकी प्रवृत्तियां नजर आएंगी और उस आधार पर तय किया जाएगा कि आप कितना तैयार हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ विधियां हैं। कुछ और भी मूल्यांकन की विधियां हैं, जैसे निर्माणात्मक या रचनात्मक विधि। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो जो रचनात्मक विधि होती है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विधि होती है जांच करने की स्टूडेंट के। इसमें क्या होता है कि जो टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट है, क्विज, ये सब इसमें कराया जाता है। रचनात्मक या निर्माणात्मक, ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी आ सकता है। निर्माणात्मक, इसमें करते क्या है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको, छोटे छोटे चैप्टर वाइज टेस्ट होता है आपका। ठीक है, यानी फॉर्मेटिव जो मूल्यांकन है उसी को। तो जो क्विज होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट या यूनिट वाइज आपका टेस्ट हो जाता है, ये सब इसके द्वारा इसमें शामिल किया जाता है। इससे क्या होता है कि छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी टीचिंग का जो पढ़ने गया है, वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता और विफलता का फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक यूनिट मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, अब अगर इस पर आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप देख लीजिए कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो एक यूनिट खत्म होने पे आप टेस्ट कर लेंगे, तो टेस्ट के द्वारा आपका मूल्यांकन हो जाएगा और अगले यूनिट में क्या सुधार करना है ये भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, एक होता है प्लेसमेंट। ठीक है, जो प्लेसमेंट होता है इसी को बोलते हैं स्थानन। ये शब्द बहुत यूनिक है, स्थानन मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, इस मूल्यांकन में किसी विषय के लिए विद्यार्थी की योग्यता की जांच किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन आपको लेना होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, यानी किसी विषय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके लिए आपका टेस्ट लिया जाए, यानी एडमिशन से पहले। तो वो टेस्ट कैसा होता है, जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो वो जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्या है, स्थानन परीक्षाएं होती है या मूल्यांकन होता है। इसको आप लिख लीजिए जैसे प्रवेश परीक्षाएं। यानी अगर आप इतिहास से प्रवेश लेना चाहते हैं तो इतिहास से संबंधित कुछ मूलभूत जानकारी, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। ये उसी विषय से संबंधित आपको प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, एक होता है नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन,
या डायग्नोस्टिक क्या होता है, इवैल्यूएशन। इसमें क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि जो छात्र होते हैं उनको अगर टीचिंग संबंधी, शिक्षण संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है इस मेथड से, ठीक है। इसमें नैदानिक है डायग्नोस्टिक, इसका मतलब कि एक परीक्षा का आयोजन किया जाए और उसमें बच्चों को जो कमियां हैं, जो समस्याएं आ रही हैं शिक्षण में, टीचिंग में, उन कमियों को पकड़ा जाए और फिर उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी ये फाइनल रिजल्ट नहीं होता है आपका, बल्कि इंटरनल एग्जाम होते हैं। खासकर क्लासरूम में अक्सर टीचर करते क्या हैं कि सैटरडे का दिन रख देते हैं कि तुम लोगों का टेस्ट होगा। सैटरडे को टेस्ट हो जाता है और फिर मंडे को वो आ करके अनाउंस करते हैं कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं, उनको अलग से क्या किया जाए, क्लासेज, एक्स्ट्रा क्लासेस दे दिया जाता है, जिससे कि वो भी अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें, ठीक है। एक होता है योगात्मक मूल्यांकन, योग्यात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है योगात्मक में, तो योगात्मक मूल्यांकन जो होता है इसे बोलते हैं सबमेटिव इवैल्यूएशन। सबमेटिव यानी सबमिट, एक शब्द आप सुनेंगे, आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो क्या होता है, लिखा रहता है ना सबमिट। इसका क्या अर्थ होता है, इसे बाह्य मूल्यांकन भी कहा जाता है, बाह्य मूल्यांकन, और ये परिणामों पर केंद्रित होता है, इसकी जो विशेषता है, ठीक है। इसका उद्देश्य ये पता करना होता है कि एक विशेष अवधि में, यानी जो एक समय होता है, विशेष अवधि का अर्थ होगा कि मान लीजिए 1 साल आपने पढ़ा है और 1 साल के बाद में, अब 1 साल का एक निर्धारित उद्देश्य भी तय किया गया होगा कि आप इतने समय में क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे। इसी को फाइनल एग्जाम भी आप कह सकते हैं, जो आपका होता है कि जो एक सत्र खत्म होने के बाद में जो एग्ज़ाम होता है आपका, जिसमें ये देखा जाता है कि 1 साल का जो उद्देश्य था वो आप प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए। भाई कोई उद्देश्य निर्धारित किया होगा कि पाठ्यक्रम को समाप्त करना है और आपके अंदर ये इम्प्रूवमेंट लाना है, फिर फाइनल में एक एग्ज़ाम होता है और देखा जाता है कि उस एग्ज़ाम में आप कितना स्कोर कर पाए हैं, क्या वो कामयाब हुए आप कि नहीं। यानी शैक्षिक रूप से जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था वो आप प्राप्त कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर चुके हैं तो फिर आगे करने का प्रयास करेंगे। तो ये मूल्यांकन की कुछ विधियां हैं जो आप ध्यान में रखिएगा, और इसके अंतर्गत क्या होता है सब सरल और सहज शब्दों में आपने सीख लिया है। जो चीज़ें मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं लिख लेना चाहिए तो वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए। आप सुन चुके हैं तो इसलिए उसे लिख करके फिर वीडियो को आप रिज्यूम करके चला सकते हैं, ठीक है। तो औपचारिक रूप से मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ आज। अगली क्लास हमारी जो होगी 2nd यूनिट पे और रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। 1st यूनिट कंप्लीट होती है और रिसर्च एप्टीट्यूड पे हम अगली क्लास